हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन को कवर किया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इन सभी जो टॉपिक्स है, ऑफिसर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। उसी के अंदर आज हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इन्हीं सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर किया जाए तो आपको कुछ फैक्चुअल जो नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन है उसका जो टर्म है, उसका जो ऑफिस का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है, 6 साल का है या 3 साल का है या 5 साल का है, जो एज है वो मैक्सिमम कितनी है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है मैक्सिमम जगह, बट जो उसका जो रिमूवल है उस रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। जो भी कमीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर करो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये हमारी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, और ये हमारे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के जो सर्विसेज है वहाँ से का इनका रिक्रूटमेंट का जो काम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका होना भी काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ऐसा कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी जहाँ फ्री एंड फेयर वे में सभी को रिक्रूट किया जाए, वो होना किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है, जिससे जो मेरिट पे जो टैलेंट है वो आ सके, और वो टैलेंट काफ़ी ज़रूरी है कंट्री को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्टिकल जो 315 से लेकर 323 तक जो है, ये जो आर्टिकल्स हैं पार्ट 14 के अंदर में, इन आर्टिकल्स के अंदर में कवर किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे कवर किया गया है। इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि 324 से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा दो ऐसे आर्टिकल और हैं, 323A एंड 323B। ये आर्टिकल हैं ट्राइब्यूनल से रिलेटेड हैं, 323A एंड 323B। उनको बेसिकली यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल होते हैं उन सबको रखा गया है। बी में अदर पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो 315 से लेकर 323, 312 आर्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, 312 होता है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड, और 311 आर्टिकल भी है एक जो रिमूवल से रिलेटेड है, किसी को भी सर्विस से रिमूव करने से रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जम्मू कश्मीर में इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा यूज किया गया। कुछ ऐसे जो पीपल्स थे, गवर्नमेंट से जो ऑफिस है उसमें काम करते थे, उन्होंने टेररिस्ट लोगों को टिप दी थी, और बहुत सारे जो लोगों का वहाँ पे मर्डर हुआ था 2020 एंड 21 के समय में। इन 2 सालों में जो वहाँ पे इंसर्जेंसी की जो घटनाएं कुछ निकल के आई थी, उसी वजह से जो 311 है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। आपको 311 आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी से रिलेटेड है। इसमें इसका अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन क्या होगा, इंडिपेंडेंस की पावर कैसे है, फंक्शन कैसे करेगी यूपीएससी, इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात करें इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में स्टूडेंट्स इस तरीके से रखा गया है कि यूपीएससी के अंदर एक तो चेयरमैन होगा और इसके कुछ मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कमीशन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, कि इसमें 15 लोग होंगे या 17 लोग होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो क्राइटेरिया है ये नहीं बताया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ना बताते हुए ये सब जो काम है कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है। द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट हु डिटरमाइन द कंपोजिशन। यूजुअली आमतौर पर जो कमीशन है उसके अंदर में 9 से 11 मेंबर होते हैं।
इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यूजुअली जो नंबर की संख्या है 9 से 11 है। स्टूडेंट्स ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाएगा कि यूजुअली जो कमीशन का जो कितना जो मेंबर्स कितने होते हैं, 9 से 11 यहाँ होते हैं। इसके अलावा कोई भी जो क्वालिफिकेशन भी है वो कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं की गई है कमीशन की मेंबरशिप के लिए। इसमें बस ये बताया गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 1/2 मेंबर्स वो होने चाहिए जिनको ऑफिस में कम से कम 10 साल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर में कम से कम 10 साल तक वो ऑफिस के अंदर रहे हैं। मीन्स उनका जो जॉब है, जो प्रोसीजर है, वो ऑफिस उन्होंने कम से कम 10 साल तक हेल्ड की है। तो 50% मेंबर वो लोग होने चाहिए। और मेंबर्स की संख्या यूजुअली 9 से 11 होती है। जो मेंबर की संख्या है वो कमीशन ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिसाइड की है। ये यहाँ पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे ऊपर छोड़ दिया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितना कंपोजिशन होगा इस कमीशन का। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करें जो भी यहाँ पे कमीशन की जो भी कंडीशंस हैं, सर्विस हैं या चेयरमैन या और मेंबर्स के लिए, इन सब चीज़ों को जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें सर्विस ऑफ कंडीशन जो है डिटरमाइन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा। सबसे पहले हमने कंपोजिशन के बारे में देखा, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, मेंबर को भी, चेयरमैन को भी। यूजुअली जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा 9 से 11 इसके अंदर मेंबर होंगे। क्वालिफिकेशन जो है उसमें अंदर बता दिया गया है कि जो मेंबर्स होंगे जिसमें से जो 50% मेंबर्स हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल तक ऑफिस को हेल्ड किया हो, क्या तो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूपीएससी के अंदर या कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ऑफिस को हेल्ड किया हो 10 साल तक। इसके अलावा जो सर्विस एंड कंडीशन है वो भी नहीं डिटरमाइन की गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या सब होगा, उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन होता है जो कमीशन का, या मेंबर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे 6 साल तक मेंबर हो सकते हैं या 65 ईयर उनकी एज होनी चाहिए। जो इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे हम बात करें कोई 50 ईयर का एज का पर्सन है, उसको अपॉइंट किया गया, तो यहाँ पे वो 56 की एज तक ही रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको 6 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 ईयर या 65 में से कोई भी पहले कंप्लीट होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, जब तक वो यहाँ पे रह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी उनको ऑफिस को अगर रिमूव करना है, उनको छोड़ना है ऑफिस को, तो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे के एड्रेस करके वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उनको टाइम पीरियड से पहले रिमूव भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, रिमूव क्यों किया जा सकता है? रिमूव इस वजह से किया जा सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया कि जो नहीं करना था, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं वो सब नहीं करने थे, तो उनके अगेंस्ट में अगर कोई काम कर दिया गया तो उनको वहाँ पे रिमूव भी किया जा सकता है उनकी एक्सपायरी से पहले। तो प्रेसिडेंट जब भी यहाँ पे कोई चेयरमैन या मेंबर है वो उसकी जो पोजीशन है वो वैकेंट हो जाती है। वैकेंट के हिसाब से कि चेयरमैन की जो ऑफिस है वो अगर वैकेंट हो गई, वैकेंट रेजिग्नेशन की वजह से, या चेयरमैन ऐसी पोजीशन में है कि जब वो वहाँ पे अपना वर्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उस समय में प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी पर्सन को यहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, और जब चेयरमैन अपनी ऑफिस जब दोबारा संभाल लेंगे तो उस पर्सन के द्वारा यहाँ पे रिजाइन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझ में आई वो है 65 एंड द 6 ईयर जो है एज है, ये टर्म है इनका ऑफिस का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम रिमूवल की। ये सब हमने अपॉइंटमेंट की बात की, 65 एंड 6 ईयर की बात की, कितने मेंबर होंगे, यूजुअली 9 to 11 मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल की। तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है चेयरमैन को, और जो भी मेंबर हैं यूपीएससी को, उनमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशंस के अंदर उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जा सकता है कि एडजस्ट हो एज इन इंसॉल्वेंट के रूप में। अगर वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, मीन्स द जब पर्सन बैंकरप्ट के रूप डिक्लेयर कर दिया जाए बैंक के द्वारा या किसी भी तरीके से
तो वहाँ पे इसको रिमूव किया जा सकता है। इंगेज हो कोई भी ऐसे काम में, ऑफिस के बाहर जाके कोई भी ऐसा काम करे, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, ड्यूटीज ऑफिस के बाहर जाके कोई ऐसा काम जिससे उसको प्रॉफिट हो, तो वहाँ भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अनफिट हो, अपनी ऑफिस को कंटिन्यू रखने के लिए कोई ऐसे रीजन हो, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड हो या बॉडी, ऐसा कुछ उन्होंने प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग में ओपिनियन में वो अनफिट हो, तो वहाँ भी इनको रिमूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बात आई कि एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट मीन्स द बैंकरप्ट उनको डिक्लेयर कर दिया गया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि उनको ऑफिस के बाहर एम्प्लॉयमेंट करें, अपना काम को छोड़ के दूसरे काम पे ध्यान दें, दूसरा काम जो आउट ऑफ ऑफिस उनको प्रॉफिट के रूप में कोई काम कर रहे हैं तो रिमूव किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट हो तो उनको यहाँ रिमूव किया जा सकता है। इन एडिशन टू दीज द प्रेसिडेंट इसके अलावा भी रिमूव कर सकता है चेयरमैन को या मेंबर्स को फॉर मिसबिहेवियर। अब ये जो मिसबिहेवियर जो वर्ड है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें किस तरीके से बताया गया है उसको यहाँ पे अभी बेसिकली कंप्लीटली डिफाइन नहीं है मिसबिहेवियर वर्ड। तो जब मिसबिहेवियर के रूप में जब भी रिमूव करना होगा किसी भी पर्सन को, चेयरमैन को या मेंबर को, तो यहाँ पे जो केस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा रेफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंक्वायर करेगा, अपहोल्ड द क्योज ऑफ रिमूवल, एडवाइस टू प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और ए मेंबर। अगर प्रेसिडेंट के या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे अगर बता दिया जाता है कि इस पर्सन को आप जो डिक्लेयर कर रहे हो मिसबिहेवियर इन्होंने किया है और वो प्रूव हो गया है, तो उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर में। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। ये तो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी पर्सन के ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो उस समय उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये इनके रिमूवल से रिलेटेड बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 तरीके बताए गए हैं। बैंकरप्ट है, आउटसाइड द ऑफिस उन्होंने प्रॉफिट लेने की कोशिश की है, या वो अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इन तीनों के अलावा एक और भी जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास में कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया हो चेयरमैन या मेंबर ने, तो इस जब भी मिसबिहेवियर के मैटर में रिमूव किया जाएगा उनको, तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है तो वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर में और उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मिसबिहेवियर की। जो मिसबिहेवियर वर्ड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यहाँ रेफ़र किया जाएगा, तो जो टर्म है मिसबिहेवियर, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बताई गई है मिसबिहेवियर के बारे में वो ये बताई गई है कि यूपीएससी का कोई भी ऐसा मेंबर वो इस समय कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, एग्रीमेंट मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मिसबिहेवियर माना जाएगा। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हो या पार्टिसिपेट करे ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जहाँ पे वहाँ प्रॉफिट गेन किया जा रहा हो मेंबर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये 2 टर्म हैं जिसमें मिसबिहेवियर बताया गया है। क्या तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो या पार्टिसिपेट करे कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे उसको मिसबिहेवियर में काउंट किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखी कि यूपीएससी के बारे में हमने क्या देखा, यूपीएससी के बारे में हमने देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल देखा 315 से 323 है, पार्ट 14 में है। इसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो कंपोजिशन है उनके बारे में देखा, 911 यूजुअली होते हैं, जो टोटल संख्या वो नहीं बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जिसमें हाफ मेंबर्स 10 ईयर तक उनका एज वो ऑफिस हेल्ड किया हो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। चेयरमैन 6 ईयर एंड 65 जो एज रखी गई है चेयरमैन एंड मेंबर्स की। और इसके अलावा ऑफिस को वैकेंट कर दे कोई भी नए पर्सन को यहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा अगर ऑफिस वैकेंट है या अनेबल टू परफॉर्म है चेयरमैन के द्वारा। यहाँ पे हमने रिमूवल के बारे में देखा, रिमूवल में हमने मिसबिहेवियर वर्ड के बारे में देखा। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस कैसे दी गई है इस जो हम बात करें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो चेयरमैन और मेंबर हैं यूपीएससी के वो रिमूव किए जाएंगे फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द
प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से 3 मेंशन किए गए हैं ग्राउंड की, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ऐसे जो 3 ग्राउंड हैं उनके ऊपर रिमूव किया जाएगा। तो जब तक तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मिसबिहेवियर जो वर्ड है वहाँ रेफर किया जाएगा। जो सर्विस एंड कंडीशन जो है उसको वेरी नहीं किया जा सकता, अपॉइंटमेंट के बाद में उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे बोल दिया गया है कि पहले बोल दिया गया कि 1 लाख सैलरी दी जाएगी, उसके बाद में रिमूव करके उसको 70,000 ही उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो सर्विस कंडीशन है वो रिमूव नहीं की जाएंगी, वो वेरी नहीं की जाएंगी। एंटायर द जो कंप्लीट उनका जो टाइम पीरियड है, जो यूपीएससी का जो सैलरी अलाउंस जो पेंशन है मेंबर्स की, यहाँ पे जो मेंबर्स के जो पेंशन है वो चार्ज होती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। और चार्ज जो होती है उसमें वोट ऑफ पार्लियामेंट, जो वोट ऑफ पार्लियामेंट है उसकी ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। ये कितने टाइप का जो कंसोलिडेट फंड से जो पैसा बनता है वो चार्ज होता है, और दूसरे तरीका कौन सा होता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, जो हमारे पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर आपने रीड किया हो। तो जो कंसोलिडेट फंड से या इनका जो पैसा है वो चार्ज होता है, और ये नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा जो एलिजिबल नहीं होता है यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, एक बार अगर वो ऑफिस उसने हेल्ड कर ली है तो यहाँ पे यूपीएससी का जो मेंबर या चेयरमैन है वो री एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे कोई भी जॉब के अंदर में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, यूपीएससी का कोई चेयरमैन है उसके द्वारा यहाँ पे उनको अपॉइंट कर दिया जाए गवर्नर, तो क्या वो गवर्नर के लिए एलिजिबल हैं? गवर्नर के लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि गवर्नर कोई ऑफिस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो वहाँ पे वो एलिजिबल हैं। एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, गवर्नर का ऑफिस कोई एम्प्लॉयमेंट की वो थोड़ी है कि वहाँ पे कमाई का कोई साधन थोड़ी है, वो तो एक टाइटल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इसके अलावा जो चेयरमैन जो हैं, जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स अगर एलिजिबल हैं चेयरमैन बनने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या यूपीएससी का, बट वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है एज ए मेंबर के रूप में, और यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो एलिजिबल नहीं है दोबारा सेकंड टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अगर कोई चेयरमैन है तो यूपीएससी का वो बन सकता है, मेंबर बन सकता है, अगर उसके पास एज बची है या टाइम पीरियड बचा है तो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है यहाँ पे। अगर यूपीएससी का कोई मेंबर है तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, और यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो नहीं बन सकता कुछ भी, यहाँ पे दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि चेयरमैन का मेंबर के रूप में अपॉइंटमेंट तो होगा नहीं, तो इस तरीके से वो एलिजिबल नहीं है दोबारा से। तो ये इंडिपेंडेंस के बारे में बताया कि कैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सर्विस उनका चेंज नहीं हो सकता, सैलरी अलाउंस जो फिक्स है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आएंगे, नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात कही, दोबारा री एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। क्या गवर्नर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जो गवर्नर की जो पोस्ट है कोई एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट नहीं है। जो गवर्नर की पोस्ट के थ्रू इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ होती है कि यूपीएससी के मेन फंक्शंस क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि ऑल इंडिया सर्विस के जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनको अपॉइंट करना, उनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना। जो हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है हमारा मेन एग्ज़ाम, तो उसको यहाँ पे कंडक्ट कराना इसका मेन काम है। गवर्नमेंट को असिस्ट करना रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा कोई भी स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है तो उनको यहाँ पे असिस्ट करना, उनको यहाँ पे सर्व करना, और प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है स्टेट के गवर्नर की रिक्वेस्ट को, तो वहाँ पे जो फेयर वे में रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराना भी यह इसका यूपीएससी का काम है। इसके अलावा ये कंसल्ट किया जाता है बहुत सारे पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड, जैसे कोई सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट का मेथड है, वहाँ पे इनको कंसल्ट किया जाता है। अपॉइंटमेंट करना हो तो इनको कंसल्ट किया जाता है। सिविल सर्विस पोस्ट से रिलेटेड कोई प्रमोशन से रिलेटेड बात हो तो वहाँ इनको कंसल्ट किया जाता है। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 2018 के अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जब भी आप अपने स्टेट में डीजीपी को अपॉइंट करोगे ना, डीजीपी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, जो पोस्ट होती है, जब भी आप डीजीपी को अपॉइंट करोगे तो पहले आप कुछ लोगों की लिस्ट सेंड करोगे हमको, 5 लोगों की, ये पर्सन एलिजिबल हैं। क्योंकि प्रकाश सिंह केस आया था 2006 में। प्रकाश सिंह केस के अंदर एक बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डीजीपी है
उसका जो टाइम पीरियड है मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि डीजीपी की पोस्ट आपने 6 मंथ की रख दी, तो मिनिमम 2 ईयर का टाइम पीरियड रखा गया है जिससे वो कोई रिफॉर्म ला सके, कोई चेंज ला सके सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पे जो डीजीपी की पोस्ट है उसके लिए अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट सेंड की जाती है। लिस्ट सेंड करने के बाद में यूपीएससी के द्वारा वहाँ पे 3 कैंडिडेट बताए जाते हैं कि ये 3 कैंडिडेट को आप रिक्रूट कर सकते हो, डीजीपी के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो। फिर उनमें से स्टेट के द्वारा किसी एक पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेट्स ने प्रोटेस्ट टाइप किया था, बहुत सारे कॉलम्स आए थे कि स्टेट्स बोले थे कि हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट वहाँ सेंटर के अंडर आती है, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें डिसाइड हो रही हैं। तो हमारा जो हमारा स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट के अंदर मैटर कैसे डिसाइड कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट, तो ये तो इंटरवेन होगा हमारी लिस्ट के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 2018 में जो हरियाणा के जो डीजीपी अपॉइंट हुए थे, राजस्थान के डीजीपी अपॉइंट हुए थे, वो इसी के थ्रू हुए हैं। और कम्प्लीटली उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स में जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो इन सब कामों के अंदर भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए। तो इसमें आपको मनोज यादव नाम से एक डीजीपी थे उस समय में 2018 में, जो हरियाणा के अपॉइंट हुए थे उस समय में। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ये सब जो बातें हैं कि किस तरीके से जो केस आया 2018 में, फिर कौन से स्टेट के अंदर अपॉइंट किया गया, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप यहाँ पे बताया गया कि यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा, बट ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 100% श्योरिटी है कि गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा कंसल्ट किया जाए यूपीएससी को कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए, कोई भी बड़ी पोस्ट के लिए। तो ये कोई रेमेडी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे कोर्ट के अंदर चला जाएगी, हाँ यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया गया है, ड्यूरिंग द प्रमोशन करना है कि कुछ पीपल्स का, तो वहाँ पे वो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं कि यहाँ पे हमको जो प्रमोशन के समय यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया गया, तो ये यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है। द कोर्ट हेल्ड करता है कि रेगुलेटरी इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर में यहाँ पे कंसल्ट किया जाए और सिविल सर्वेंट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि यूपीएससी के द्वारा यहाँ कंसल्ट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली कोर्ट ने बोला कि सिलेक्शन बाय यूपीएससी डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट, हाउएवर गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली विदाउट आर्बिट्रेनेस एंड मैलाफाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी के द्वारा कोई कंडक्ट कराया जा रहा है कोई एग्ज़ाम, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे जॉब के लिए श्योरिटी हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट को फेयरली वे में मैटर को सोल्व करना होगा, जो भी रिक्रूटमेंट सिस्टम है। तो उसी के लिए यूपीएससी का जो सिस्टम है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखी, फंक्शंस के बारे में हमने देखा, कंपोजिशन के बारे में हमने देखा। आप देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं हमारे यूपीएससी के जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर में। कुछ लिमिटेशन ये हैं कि जब भी रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड कास्ट, तो वहाँ पे यूपीएससी के द्वारा कंसल्ट नहीं किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों का जब अपॉइंटमेंट होता है सर्विस या पोस्ट में, तो वहाँ पे कंसल्ट नहीं किया जाता है। ग्रुप सी एंड डी के अंदर कोई भी यहाँ कंसल्ट नहीं किया जाता है। ट्राइब्यूनल या हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर की कोई पोस्ट है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट, चेयरमैनशिप, मेंबरशिप, तो वहाँ पे यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिलेक्शन फॉर टेम्परेरी एंड ऑफिशिएटिंग जो अपॉइंटमेंट हैं पोस्ट के लिए टेम्परेरी वे में जो किए जाते हैं मोर देन 1 ईयर के, तो वहाँ पे भी यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। ग्रुप सी एंड डी के अंदर यूपीएससी का कोई भी वर्किंग सिस्टम नहीं है, कोई भी कंसल्टेशन नहीं होता है। अगर कहीं पे अपॉइंटमेंट है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ भी कंसल्टेशन नहीं होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ पोस्ट सर्विस ऐसे हैं जो यूपीएससी के जो रीच है उससे प्रूव किए गए हैं, उनसे बाहर रखा गया है उनको कि यूपीएससी के द्वारा इनके ऊपर में कोई भी जजमेंट नहीं दिया सकता, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस एंड पोस्ट में
make regulation specifying the matter in which it shall not be necessary to UPSC to consult, but all such regulation made by President shall be laid before both House of Parliament at least 14 days. Parliament can amend and repeal them. तो ये कहा जाता है कि यूपीएससी के जो पावर है, जो रिक्रूटमेंट की जो पावर है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर चेंज कर दिया जाए कि यूपीएससी का जो रीच है उनसे इन एग्जाम उसको बाहर रखा जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन भी है यहाँ पे यूपीएससी के ऊपर में। ग्रुप बी में और सी में उनका कोई उनका इंटरवेन करने का पावर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है यूपीएससी की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ने विजुलाइज किया गया है यूपीएससी को वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि हमारे ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विस हैं उनको यहाँ अपॉइंटमेंट और फेयर वे में रिक्रूटमेंट होना, ये यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए हमारा जो एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है कितना फेयर है, बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अनट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कंप्लीटली इसमें रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है कितना फेयर है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, फिर मेंस का एग्ज़ाम है, फिर इंटरव्यू इतना रैंडम है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको पता लगेगा कि बिफोर 30 मिनट तक आपको पता भी नहीं होता कि आपका जो बोर्ड होगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे कितना फेयर रखा गया है कंप्लीट वे में। तो ये शो करता है कि ये कंप्लीटली जो वॉच डॉग सिस्टम ऑफ मेरिट है, और मेरिट के ऊपर जो फेयर वे में अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए। फेयर वे में जो जितनी भी ग्रुप ए एंड बी की जो सर्विस है वहाँ पे फेयर मैनर में होना चाहिए क्योंकि ये जो पोस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लीटली जो कंट्री को रनिंग करने का जो सिस्टम है ये इन्हीं का होगा। रोल ऑफ यूपीएससी लिमिटेड नहीं है। इसका जो रिकमेंडेशन है एडवाइजरी, ओनली एडवाइजरी नेचर, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में। इट्स अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। The only safeguard is the answerability of government to parliament for departing from recommendation of commission. Further, the government can also make rules which regulate the scope of advisory function of the UPSC. तो UPSC का जो एडवाइजरी फंक्शन है उन पर गवर्नमेंट रूल भी बना सकती है, पर UPSC के द्वारा जो कोई भी एडवाइस दी जाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर में बाइंडिंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल फिर स्टेटस दे दिया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसमें जो भी सर्विस में जो लोग हैं उनके डिसिप्लिनरी मैटर को यहाँ पे डील किया जाता है। तो ये जो यूपीएससी का पहले वर्क था डिसिप्लिनरी मैटर इन सब में अपनी रिपोर्ट देना, किसी भी जो वर्क सर्विस में कोई पर्सन है उससे रिलेटेड। तो जब से सीवीसी को सीवीसी जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया और बाद में 2003 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की वजह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ कि जो हमारे यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी का जो वर्किंग सिस्टम है उसमें डाइल्यूट हुआ है थोड़ा सा। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को यहाँ कंसल्ट किया जाने लगा है ज़्यादा से ज़्यादा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत बोल दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में सीवीसी एंड यूपीएससी के अंदर में सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस है, बट वहाँ पे फिर भी सीवीसी के द्वारा यहाँ सीवीसी को कंसल्ट किया जाता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में। कोई भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में अगर करप्शन का जो चार्जेज है वहाँ भी, तो इसलिए यूपीएससी फिर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको एज है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बात करेगी सीवीसी और यूपीएससी में जब भी अगर कंपटीशन की बात है तो जो यूपीएससी है उसको एज है यहाँ पे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने की वजह से। तो यहाँ पे लिटिल बिट जो डाइल्यूशन है सब्जेक्ट्स का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द यूपीएससी के बीच में। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2003 में स्टैट्यूटरी का स्टेटस दे दिया गया। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करें हम, जो सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस है, यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होने की वजह से लिटिल बिट एज है यूपीएससी को अगर कंपेरिजन विद द सीवीसी। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने यूपीएससी के बारे में देखा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो स्टूडेंट्स आप इन लेक्चर्स को देखिए और अपनी पढ़ाई में हार्डवर्क कीजिए कंटिन्यू। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।